2047 में अब क्या होगी देश के कृषि क्षेत्र की भूमिका और किसानों की प्रगति का क्या है मास्टर प्लान, ये जानने के लिए स्वागत कीजिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उनसे खास बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्या है अब आगे का मास्टर प्लान। जोरदार तालियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उनसे बात करेंगे हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करिए। थैंक यू रूबिका। तो एक धुआंधार सेशन के बाद चौपाल अब भारत की बारी में आपके सामने कृषि मंत्री, पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं और आजकल जेन जी के दिलों में बड़ा धड़कते हैं क्योंकि इंस्टा रील्स पर अगर आप देख रहे हैं तो किसानों को मॉडर्न चीजों से अवगत कराने से लेकर आम की खुशबू आप तक पहुंचाने तक का काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है चौपाल के मंच पर आपका शिवराज जी। धन्यवाद रूबिका जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहार से किस तरीके की बहार आ रही है आपके पास? बिहार में तो विकास की बहार है। एनडीए एकजुट है, एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, फिर से बनेगी सुशासन सरकार। शिवराज जी, मैं आपका एक्स पर प्रोफाइल देख रही थी, उस पे आपने लिखा था भाई और मामा। और कृषि मंत्री जब भाई और मामा लिखते हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश तो बड़ा याद आता होगा। तो आप मुख्यमंत्री शब्द मिस करते हैं या नहीं? जो अभी आपको मिला है उसी में आनंद है? देखिए, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, ये सब आने जाने हैं। भाई परमानेंट है, मामा परमानेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं प्रेम को ही ईश्वर मानता हूं। भारत में आज नहीं, हजारों साल पहले से कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सिया राम में सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में वही विराजमान है। इसलिए तो अपने देश ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये धरती तो वो धरती जहां जो कहती है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो सबको प्यार करो, ये जीवन का मूल मंत्र है। और प्यार का पर्याय है मामा और भाई। आपने कहा सबको प्यार करो, यही जीवन का मूल मंत्र है। पर ये मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी ने खोली हुई है ना सर, और आप पर नफरत का इल्जाम लगाते हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी देश में तोड़ रही है लोगों को। दुकान खोलने में और दिल से प्यार करने में अंतर है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इसलिए मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी जब मैं बाहर बैठा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं बड़ी जोर जोर से यहां से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा है लोग गरज रहे थे। और तब मेरे मन में, मैं वहां चर्चा कर रहा था, इस देश में कुछ हो ना हो, 5 साल, 12 महीने, 24 घंटे चुनाव की तैयारी जरूर चलती रहती है। अब बिहार में जंग शुरू हो गई है, उसके बाद बंगाल में, उसके बाद आसाम में, उसके बाद तमिलनाडु में। काश संविधान में संशोधन होके 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं, तो ये रोज की मारामारी खत्म हो जाए और 4.5 साल देश के विकास में सारे राजनीतिक दल लगे रहें। अब देखिए कितनी एनर्जी जाती है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सब अपना अपना काम छोड़ के लग गए चुनाव में। एक चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव, 5वां चुनाव। ये हमेशा का चुनाव विकास का सबसे बड़ा बाधक है और इसलिए संविधान में संशोधनों के एक साथ होना चाहिए। शिवराज जी, ये दूसरी मर्तबा है 2-4 दिनों में जब आपने इस बात को दोहराया है। आपको कोई टारगेट मिला हुआ है? टारगेट नहीं बोला, दिल में तकलीफ होती है। अब मैं कृषि मंत्री हूं,
लेकिन बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो खेतीबाड़ी थोड़ी देखूंगा, चुनाव देखने जाना पड़ेगा मुझे। हर एक पार्टी अपने अपने कार्यकर्ता भेज देती है। मैं कृषि मंत्री नया बना, झारखंड में चुनाव आ गए तो खेतीबाड़ी छोड़ के झारखंड चले गए। अब आप सोचिए, मैं बहुत गंभीरता से आपके माध्यम से, चौपाल के माध्यम से देश की जनता से कहना चाहता हूं, विचार करो। हमारी सारी एनर्जी चुनाव जीतने में और चुनाव लड़ने में लगती है। नहीं, पर शिवराज जी, जनता तो तैयार हो जाएगी, उनको तो चलिए एक ही बार में चुन लेना होगा। आपके साथी लोग तैयार होंगे क्या? कांग्रेस तैयार होगी, इंडिया गठबंधन तैयार होगा? नहीं, इस पे कंसेंसस बनना चाहिए और जनता अगर तैयार हो गई तो बाकी सबको मानना ही पड़ेगा। पर वो तो यही मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम ठीक से काम कर रहा है, चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है, एसआईआर हुआ वो आपके पक्ष के लिए हुआ है कि उनके पक्ष के लिए हुआ है। जब यही मानने को तैयार नहीं है तो एक देश एक चुनाव मान लेंगे क्या? मुझे ये लगता है कि चाहे राहुल जी हो, कांग्रेस हो, महागठबंधन हो, इनको देश की जनता की नब्ज ही पता नहीं है। ये ऐसे मुद्दों को लेके खुद का टाइम खराब कर रहे हैं जिनसे इनको कुछ फायदा ही नहीं होने वाला। एसआईआर कोई मुद्दा है क्या? अगर वोटर लिस्ट कोई शुद्ध करे, किसी को डेथ हो गई हो उसका नाम काटे, अगर ये पूछे कि तुम यहां रह रहे हो तो कब से रह रहे हो, तुम्हारे फोर फादर्स कहां थे, तुम यहां के हो कि नहीं हो, देश के हो कि बाहर से आके रहने लगे, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? पर शिवराज जी, जब भी वो चुनाव जीतते हैं ईवीएम सही है, हार गए तो ईवीएम का दोष है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जनता का नब्ज पहचानते नहीं है, देश की समस्याएं जानते नहीं है, देश की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपरा का पता नहीं है। कहां कंबोडिया में जाके काफी और कौन सी काफी वो बनाना सिखा रहे जनता को। अब हिंदुस्तान की जनता को कंबोडिया की काफी कैसी बनती, इससे क्या लेना देना है? राहुल जी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी को। पर वहां पे तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। शिवराज सिंह चौहान जी, मतलब कॉफी बनाते पीते वो ये बात कह रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में तो देश में रहो ना भाई, विदेश में भग के काय को रहे? लोकतंत्र यहां बचाओ, कौन मना कर रहा है? अब आप देखिए, विदेशों में जाते हैं और अपने देश की आलोचना करते हैं, कोई करता ही है? मैं याद दिलाना चाहूंगा रूबिका जी, जब स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री था, मैं अमेरिका गया था उस समय, वाशिंगटन डीसी में। मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का गर्व है और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। ये मेरे शब्द थे अमेरिका में। आप विदेशों में जाओगे और देश की आलोचना करोगे, देश को बदनाम करोगे। मामला तो आगे ये अपराध है, ये पाप है। शिवराज जी, मामला आगे निकल गया है। वो विदेशों में जाकर भारत की आलोचना से कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। एक कदम और आगे बढ़े हैं, वो विदेशियों पर भी भरोसा कर रहे हैं। जैसे ट्रंप को लेकर अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है। कल ट्रंप ने कह दिया कि मैंने मोदी से बात कर ली है और अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदा जाएगा। तो वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए ट्रंप ने दोबारा सम्मान से समझौता करवा दिया। ना जानते हो, देश की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं से जिनका कोई वास्ता ना हो, वो देश की नहीं विदेश की ही मानेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और फिर बिहार चुनावों की बात करेंगे। क्या वो तस्वीर आप यहाँ प्ले कर सकते हैं? जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, कल आप सामने टीवी पे, अच्छा वहां सामने टीवी पर, हाँ। ठीक है, आप यहाँ आ जाओ, हम किसानों वहां सामने टीवी, ये देखिए वहां पीछे की तरफ टीवी पर कल की तस्वीर है। भोपाल में आप थे और वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, बोरा लेकर आ गए। बोरे में क्या था? ऐसा मैं तो हर एक का स्वागत करता हूँ। वो आए तो मैं अंदर बुलाओ, बाहर का ही नहीं। लोकतंत्र है, मामा सबसे मिलेगा। मैं पंजाब में मिल के आ गया तो मध्य प्रदेश में मुझे क्या दिक्कत थी? अब वो अकेले आए तो मैं बाहर गया ढूंढने में, किसान कहाँ है? किसानों को भी अंदर डालो, घर में बिठाऊंगा। किसानों को बुला लो, किसानों को बुलाओ। मैंने कहा बुलाओ किसान। एक मिनट फिर बुलाया गया किसानों को। हम ढूंढ के किसान लाए बाहर से, मैं खुद लेने गया कि आओ भाई आओ, बैठो और बात करो, इसमें क्या दिक्कत है? सर वो बोरा लेकर आए थे, उन्हें लगा कि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आपने तो सुन ली। ठीक नहीं किया ना आपने? देखिए, मैं तो हर एक की बात सुनता हूं, लेकिन बात जैसी हो, बात में वजन हो,
वो बात करने आए थे सोयाबीन की और बोरा लेके आ गया गेहूं का। अच्छा, पूरे साजो सामान के साथ यहां माइक लगा, यहां माइक लगा, यहां माइक लगा है, क्योंकि किसानों से कोई वास्ता नहीं था, लेना देना नहीं था। केवल वो मीडिया में दिखने के लिए नौटंकी करनी थी, तो माइक लगा, लगू के किसान किसान चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। मैंने कहा बैठो, बात करो, तथ्य दो, तर्क दो। तो किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान कर क्या रहे हैं? ऐसा आपने क्या किया है कृषि मंत्री बनने के बाद जिस पर आप कह सकते हैं कि मुझे फख्र है चौपाल के मंच से? खेती की अगर बात करें तो देखो, एक तो कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, प्राण है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हमने खेती की अगर हम बात करें तो 7 सूत्रीय रणनीति, देखो 4 हमारे उद्देश्य प्रमुख। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अन्न के भंडार भरे रहे। वो दिन भी थे कभी जब हमको अमेरिका से PL 480 लाल गेहूं मंगाना पड़ता था, जो वहां खाते नहीं थे लोग। एक समय था कभी जब देश के एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा था कि 7 दिन भोजन मत करो, 1 दिन व्रत रखो। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि क्रांति हुई है, आज अन्न के भंडार भरपूर भरे हैं। गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 44% से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। देश को आज खाद्यान्न के लिए, गेहूं चावल के लिए दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। कमी हमारे यहां है थोड़ी दालों की, ऑयल सीड्स की, तिलहन की, उसका उत्पादन बढ़ाने की हम लोगों ने योजना बनाई। तो एक, देश में धन धान्य भरपूर रहे, कोई भूखा ना सोए। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का चमत्कार मोदी सरकार कर रही है। नंबर 2, 86% किसान हमारे छोटे हैं, लघु और सीमांत, और 46% पॉपुलेशन हमारी खेती पर डिपेंड करती है। उनकी आमदनी बढ़ाना है, उनकी आजीविका ठीक चले, इसके प्रयत्न करना है। नंबर 3, अपने देश के लोगों को पोषण युक्त आहार जिसमें न्यूट्रिएंट हो वो उपलब्ध कराना है। और नंबर 4, धरती का दोहन ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, अन्न फल और सब्जियां पैदा करने के लिए। और इन 4 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 7 सूत्रीय रणनीति है हमारी। विषय थोड़ा नीरस हो जाता है, खेती जान है लेकिन खबर नहीं बन पाती, क्योंकि हमारी जो योजना है, नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना है। पर हेक्टर उत्पादन गेहूं का, चावल का हम वैश्विक स्तर पर है, लेकिन दालों का उत्पादन हमको बढ़ाना है, तिलहन का उत्पादन हमको बढ़ाना है, पर हेक्टर उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। नंबर 4, नुकसान हो जाए किसान की तो उसकी भरपाई करना, नहीं तो मर जाता है वो प्राकृतिक आपदा में, फिर पनप नहीं पाता। और नंबर 5, कृषि का विविधीकरण करना है, डाइवर्सिफिकेशन। वो चीज जो हमारे पास बहुत है उसके साथ हम वो भी पैदा करें जिसकी हमारे पास कमी है। कैश क्रॉप कैसे किसान ले, फिर कृषि उत्पाद का वैल्यू एडिशन करना है, फूड प्रोसेसिंग का काम हमें उसके साथ करना है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइजर का अत्यधिक और असंतुलित उपयोग हमारे धरती के हेल्थ को भी, सॉइल हेल्थ को बिगाड़ने का काम कर रहा है। और नंबर 7, एक और करके मैं अपनी बात, नंबर 7, छोटे छोटे जो किसान हैं हमारे, उनके लिए एक ऐसा मॉडल बनाना है कि जिससे उनकी आमदनी बढ़े। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जमीन के छोटे टुकड़े पर 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ में केवल अनाज पैदा करके वो फायदे की खेती नहीं कर सकता। और इसलिए अनाज के साथ फल हो, सब्जियां हो, औषधि खेती वो करे, गोपालन, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, और कोई काम ऐसे जोड़ के कि जिससे उसकी आमदनी बढ़े। इसका नाम, इसको मैं कहता हूं इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत खेती, जिससे उसकी आमदनी बढ़े। ये मेरे लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, जिनको पूरा करने के लिए हम दिनों रात काम कर रहे हैं। तो ये तो आपने बिंदु गिना दी है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अक्सर आम बातचीत में ये चर्चा करते हैं कि खाने की क्वालिटी अब वैसी नहीं रही, अनाज की क्वालिटी, गुणवत्ता जिसे कहते हैं वो, और दूसरा लॉट ऑफ यूसेज फर्टिलाइजर्स का, उसे लेकर आप क्या काम कर रहे हैं? 30 सेकंड में अगर आप मुझे बता पाएं तो फिर मैं कुछ और सवाल आपके सामने। हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग का एक मिशन प्रारंभ किया है
और मैं दावे के साथ ये कहता हूं, ये साइंटिफिक तथ्य है कि ठीक ढंग से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन भी नहीं घटता। पहले दूसरे साल थोड़ा अंतर पड़ सकता है। तो हमने प्राकृतिक खेती का एक मिशन स्थापित किया है। जैविक खेती के लिए भी हम काम कर रहे हैं और केमिकल और फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग पर भी हम जोर दे रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि वो कुछ चीजों में हमारे कृषि क्षेत्रों में एंटर कर जाए, इसीलिए टैरिफ उसने बढ़ाया है। आप कृषि मंत्री हैं, मैं चाहती हूं इस पर आपका बयान बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोच रखते हैं? राष्ट्रहित सर्वोपरि। हमारे अधिकांश किसान छोटे हैं, लघु हैं, सीमांत हैं और उन किसानों का हित हमारे लिए सबसे पहले है। अपने किसानों के हितों से भारत कभी समझौता नहीं करेगा, ये स्पष्ट और दृढ़ संकल्प है हमारा। तो चाहे कितना भी टैरिफ बढ़ जाए, आप अपने कदम पीछे नहीं लेने वाले। भारत आज दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात करता है। हम अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए ही कोई फैसला करेंगे। तो शिवराज जी, आप यहां कह रहे हैं कि भारत मजबूत हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि भारत जो है यहां लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। आपने अपनी बात रखी, लेकिन इसी मुद्दे पर वो बिहार में लड़ रहे हैं और वहां पर वो एक बात और कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी मजबूर है कि नीतीश बाबू का हाथ छोड़ते नहीं बन रहा है, तब जब उनकी तबीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एकजुट है। हमारा विकास का ट्रैक है, इसलिए हम फिर से वापस आएंगे। और हमारा जो गठबंधन है एनडीए विकास के लिए है, सेवा के लिए है। संस्कार और सेवा हमारे दो बड़े मूल्य है। सामने आप देख लें हो क्या रहा है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। महागठबंधन में तो परिवार ही इकट्ठा नहीं है, एक भाई अलग है दूसरा भाई अलग है। जिस बेटी ने अपनी किडनी दे दी उस तक का सम्मान जो दल नहीं कर पाया हो, और अब तक सीटों का बंटवारा कहां हुआ है। मुझे तो लगता है राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर राजद को ठिकाने लगाने गए थे, ताकत दिखा के ज्यादा सीट मांग लें। अब तक ठिकाने पे नहीं है किसको कितनी सीट मिलेगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी बिहार में खत्म हो जाए। वो एक दूसरे को ही खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती बाकी दूसरे बचे नहीं, हम ही मैदान में रहे। भारतीय जनता पार्टी की जरूरत क्या है, वो ही निपटा देंगे आपस में। नहीं, पर आप पर तो ये आरोप लग रहा है कि आप जेडीयू को खत्म करने पर तुले हुए हैं। आप जेडीयू के मित्रों से पूछ लीजिए। स्वाभाविक गठबंधन, विकास के लिए गठबंधन, बेहतर विकास के लिए गठबंधन। और आप देखिए विकास में चारों तरफ जितनी बिहार में विकास की योजनाओं पर काम हुआ, आज बिहार बदला हुआ नजर आता है। जंगल राज के चिन्ह अगर मिटाए हैं तो एनडीए की सरकार ने मिटाए हैं। और राजद क्या कर रहा है, ओसामा को टिकट दे दिया। बताओ, ऐसे लोगों को टिकट दे रहा है जो जंगल राज के प्रतीक हैं। जनता भूली नहीं आज तक उस जंगल राज को। और इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से एनडीए की महावापसी हो रही है। महावापसी हो रही है और चेहरा नीतीश बाबू ही है। नीतीश बाबू है, सुशासन बाबू हमारा चेहरा है। लेकिन वो आपकी मजबूती है कि मजबूरी है? मजबूती है हमारी। हमारे नेता बिहार में स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी, उनके पीछे पूरा एनडीए खड़ा है। जी, हिंदी भाषी बेल्ट में, हिंदी भाषी राज्य में इकलौता वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है, या वहां पे आपका मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। नीतीश बाबू की अगर मान लीजिए वो बीजेपी में होते तो अब तक तो हटा दिए गए होते, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, बीजेपी में ऐसा नहीं होता कभी कि किसी को सोच के हटा दें। बीजेपी में तो हर एक कार्यकर्ता को कहां बेटर काम वो कर सकता, वो देख के स्थान तय किया जाता है। हाँ, तो हटा के ही मतलब तय हो जाता है ना कि आप हटिए यहाँ से, अब वहां जाइए। नहीं, वो तब भी नहीं हटते। ऐसा भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की उपयोगिता कहाँ है। हम लगा के कृषि मंत्री के रूप में शिवराज काम करेंगे तो कृषि मंत्री भारत के काम कर रहे हैं हम। देखिए, आप मध्य प्रदेश में गजब का काम कर रहे थे, लेकिन आपको चुनाव से पहले जो है हटाया गया ना। रूबिका बहन, अब देश में भी गजब का ही काम करेंगे, आप चिंता मत करो। हम जहां करते हैं गजब का ही करते हैं। नहीं, ये बात तो है, लेकिन
वो सच में आपकी मजबूती है? नहीं नहीं नीतीश बाबू। मजबूती देखिए, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी है और गठबंधन ने मिलकर जो काम किया है वो आदर्श काम किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास चेहरा नहीं है और इसीलिए नीतीश बाबू के पास आप... नीतीश चेहरा तो है ही। अरे बीजेपी का चेहरा नीतीश बाबू ही चेहरा है और बीजेपी और एनडीए एक है। हम कोई खटपट नहीं है। दूसरा मानते नहीं। ये राजद और कांग्रेस थोड़ी है कि लट्ठम लट्ठा चल रही, सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, सरकार का पता नहीं, भाई भिड़े जा रहे हैं। ये एनडीए है। पर 2 बार पलटी मार चुके हैं नीतीश बाबू, इस बार क्या गारंटी? ना उन्होंने कह दिया कि इधर उधर कभी नहीं। तो आपने ऐसा क्या उनको गुट्टी पिलाई कि इधर नहीं उधर नहीं, अब यहीं? सीधे उनको विकास और बिहार की जनता का कल्याण दिखाई देता है, इसलिए वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। आप बंगाल में भी एसआईआर के पक्ष में हैं और दीदी ने कह दिया है कि बंगाल की सोचना मत। देखिए, शुद्ध वोटर लिस्ट निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है और ये चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि वोटर लिस्ट शुद्ध बने। ये किसी दल का काम नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जेन जी को बाहर आना चाहिए, जैसा नेपाल में हुआ वैसा जेन जी देख रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो इस बात का एहसास करे कि इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उनके ट्वीट को आपने पढ़ा होगा और आप भी जेन जी को बहुत लुभाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग रील्स बनाकर, सोशल मीडिया पर आप भी बहुत एक्टिव है। हिंदुस्तान का जेन जी इस तरीके की मुखालिफत कर सकता है, आंदोलन कर सकता है? कुंठित मानसिकता वाला व्यक्ति ही ये कल्पना करता है कि जैसा वहां हो गया, भगवान करे ऐसा यहां हो जाए। मैं सच कह रहा हूं, वो तो चाहते हैं अराजकता फैले, गड़बड़ हो जाए, आग लग जाए, कैसे मोदी का बुरा हो जाए। लेकिन ये भारत है, भारत 140 करोड़ का भारत एकजुट है, विकास के पीछे खड़ा है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। और दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है, मजबूती के साथ खड़ा है। और मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। और उसका निर्माता आज हमारा जैन जी भी है, युवा भी है, किसान भी है, गरीब भी है, महिलाएं भी है। आज देखिए, दिल्ली की सड़कों पे जब हम लोग आ रहे थे तो निकलना मुश्किल हो रहा है। इसका एक अलग ढंग से विश्लेषण करो। नहीं, पर लोगों की क्रय शक्ति इतनी बड़ी है कि दिवाली के पहले सामान खरीदने भीड़ उमड़ रही पूरे देश में। आप देख लीजिए, हमारा देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बहुत जल्दी बनने वाले हैं हम। भारत अब रुकेगा नहीं। मेरी एक बात सुन लेना रूबिका जी, और संपूर्ण हिंदुस्तान को, पूरे देश को मैं कहना चाहता हूं, 125 साल पहले कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिनका नाम था नरेन, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये होगा और होगा। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। मतलब जब आप ये कह रहे हैं तो एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर मैं देख रही हूं। आप ये कह रहे हैं कि बस होके रहेगा, इतना कॉन्फिडेंट है आप लोग? पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे विश्वास है, देश की जनता पे भरोसा है, देश की कर्मठता पे भरोसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। अच्छा, उनके नेतृत्व में ऐसा क्या है कि आपको बेइंतहा भरोसा है कि वो कर ही देंगे? दिनों रात जुटे हुए हैं। तो राहुल गांधी भी जुटे हुए हैं दिनों रात से। राहुल गांधी तो कंबोडिया में थे, अभी कब कहां चले जाएं इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब बिहार से सीधे कंबोडिया, अब ये देश की चिंता है। एक क्षण भी विश्राम नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि नेताओं को छुट्टी नहीं लेनी चाहिए? देखिए, आप तो परिवार वाले आदमी हैं भाई। कर्मठता एक अलग विषय। हाँ, परिवार वाले हैं तो काम करते करते परिवार के लिए भी वक्त निकालते हैं, उसमें क्या दिक्कत है।
राजनीति ये नहीं कहती कि परिवार की तरफ जाओ ही मत, लेकिन कर्मठता, दिन और रात काम करने में और छुट्टी मनाने में अंतर होता है। छुट्टी बेफिक्र मानसिकता होती है कि आग लगे बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, हमें क्या लेना देना। लेकिन काम करते हुए देश की चिंता और फिर परिवार की चिंता, के परिवार भी तो देश ही है, देश में ही है अपना। नहीं, पर आपको भी तो रिजुविनेट होता होगा ना, कि मशीन थोड़ी है कि हम तो चलते रहेंगे, चलते फिरते हो जाते हैं। सवेरे यहाँ होते हैं, अगर करवा चौथ का व्रत धर्मपत्नी रखती है तो रात को वहां पहुंच जाते हैं, व्रत तोड़वाते हैं। और वो छलनी में हमारा चेहरा देखती, चंदा को देखते, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन जाते हैं, काम करके जाते हैं। नहीं, तो आप छुट्टी के पक्ष में नहीं है? मेरा ये कहना है कि छुट्टी ऐसी कि देश का कुछ भी हो जाए। मोदी जी तो कर्मठता के पर्याय है, कर्मठता के प्रतिरूप है, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर सामान्य कार्यकर्ता है तो वो परिवार के साथ क्षण बिताए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा बेफिक्र नहीं हो सकता कि हो कृषि मंत्री और आपका हफ्तों विदेश चले गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये कल्चर यहाँ हिंदुस्तानी नहीं है, आपको लगता है? नहीं, भारत में तो दिन और रात एक एक क्षण का बेहतर उपयोग हम कैसे करें। परिवार के साथ आप अगर परिवार की परंपराओं को निभाते हैं तो वो भी हमारी संस्कृति का अंग है। दिवाली मनाइए, होली मनाइए, कौन मना करता है, लेकिन काम करते रहिए। जो काम, आपको भी खबरें ऐसी आ रही थी कि एक एक्स्ट्रा दिया जाने वाला है। एक्स्ट्रा काम? मेरे पास तो बहुत काम है, यही नहीं संभल रहा। अभी तो इतना पड़ा हुआ है। खेती, पार्टी का? खेती मैं मानता हूं देश में अगर सबसे कठिन काम कोई है तो वो खेती है, कोई आसान थोड़ी है संभालना। अच्छा, मैं दिनों रात लगाता हूं तो भी टाइम कम पड़ रहा है। अरे खेती है, मुझे ना तो खेती से फुर्सत है और फिर तो ग्रामीण पर विकास का शिवराज जी, काम। रूबिका, मैं तो सियासी खेती की बात कर रही थी, आप वहाँ खेतों में पहुंच गए। एक मिनट सुनो ना मेरी बात। मुझे अपनी बहनों को लखपति दीदी बनाना है, 2 करोड़ बन गई, 3 करोड़ बनाना और 3 करोड़ से 10 करोड़ तक ले जाना। ये इतना बड़ा काम है कि इससे बड़ा काम मुझे कुछ लगता ही नहीं है। आप ना बातों के और शब्दों के तो इतने धनी है ना शिवराज जी, कि वो जो चक्रव्यूह, लेकिन मैं नहीं फंसने वाली हूँ। मैं खेती की बात कर रही थी, वोटों वाली। मैं खेती की बात कर रही थी सियासी वाली। कहा यह गया और बड़े दिनों से चर्चा चल रही थी कि बहुत जल्द आपको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देखा जा सकता है। आपके पास कोई खबर आई ऐसी? मेरे पास तो कहीं से खबर नहीं। मैं अपने खेती के काम में, ग्रामीण विकास के काम में, भैया 4 करोड़ घर बने, लेकिन अभी और भी बिना घर के लोग रह गए, उनको पक्की छत देने का काम करना है, तो उस काम में लगाऊं मैं दाएं बाएं इधर उधर देखते नहीं है। सीधे जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, शिवराज सिंह चौहान को काम दिया गया है कृषि का, किसान कल्याण का, ग्रामीण विकास का, माताओं बहनों को आगे बढ़ाने का, गांव में सड़कें बनाने का, कच्चे मकान को पक्का बनाने का। मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है, करता चल शिवराज, करता चल। अच्छा, लेकिन अगर जिम्मेदारी दे दी गई तो वो भी आपको निभानी तो पड़ेगी जी। अगर जिम्मेदारी दे दी तो निभानी तो पड़ेगी। अरे ये जिस जिम्मेदारी से बड़ी मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं लग रही। मैं तो इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी जिंदगी सफल कर लूं। देखिए, काम काहे के लिए कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूं एक मिशन के लिए, और मेरा मिशन है अपनी जिंदगी की सार्थकता अपने देश की और अपने देश की जनता की सेवा करके। धरती माता की सेवा का सौभाग्य मिला है, किसानों की खेती को आगे बढ़ाने का शिवराज जी, पार्टी की सेवा का भी तो सौभाग्य मिलने की बात है ना। अन्न के बिना काम नहीं चल सकता देश का। अन्नदाता देवो भवा। पर आप तो उसकी सेवा में मैं मस्त हूं। मुझे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल खेती, किसान, गरीब, माताएं बहनें और उनका कल्याण। ठीक है, अब मैं समझ जब आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सेवा दिखाई दे रही है कि जमीन, खेती, किसान और महिलाओं का ख्याल कैसे रखना है। हमने आपको पंजाब में देखा, आप ट्रैक्टर पर थे। हमने आपको अलग अलग इलाकों में जो बाढ़ ग्रस्त थे उससे परेशानी तो हुई है, क्योंकि बाढ़ में अगर फसलें सारी की सारी तबाह और बर्बाद हो रही है तो उसका असर आम आदमी जो इस वक्त हमें सुन रहा है उस पर भी पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसके लिए किसी तरह का कोई मैकेनिज्म आपने तैयार किया शिवराज जी? कोई सोच इस पर विचार चल रहा है? मैंने आपको बताया था, मैं पंजाब परसों फिर गया था। पंजाब परसों भी मैं पंजाब में था। मैं ऐसा नहीं हूं कि बाढ़ में घूम के आ जाऊं और फिर चिंता ना करूं। मैंने पंजाब से आके वो आपको कैमरा जीवी बोल रहे थे, याद है ना?
विपक्ष आपको कैमरा जीवी कह रहा था कि आप कैमरा ले लेके पहुंच रहे हैं सब जगह। अब मैं गया बाढ़ में भी, प्रधानमंत्री जी को आके मैंने रिपोर्ट दी। प्रधानमंत्री जी पंजाब गए, 1600 करोड़ रुपए का पैकेज पंजाब को दिया। फिर यहां बैठ के मैंने हिसाब किताब लगाया कि तुरंत क्या किया जाए। तो हमने पंजाब सरकार से मांगा कि भाई कितने लोगों का मकान टूट गया, मेरे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है। तो उन्होंने पहले 14,000 की सूची भेजी, हमने 14,000 मकान स्वीकृत कर दिए कि नए मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ये पैसे लो। फिर मैं बार बार फोन करता रहा, और भेजो और भेजो और भेजो। तो उन्होंने, मैं पंजाब गया था 14 तारीख को, 13 तारीख की रात को 9 बजे मुझे 34,706 मकानों की सूची भेजी कि इनके मकान टूटे हैं। मैं सवेरे स्वीकृति की चिट्ठी लेके गया कि ये मकान ले लो, गरीबों के सबके घर बनना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वहां आपकी सरकार है। हमने कोई भेद नहीं किया। उन्होंने कहा इतना बीज, गेहूं का कनक कहते हैं पंजाब में, उसका बीज चाहिए 74 करोड़ रुपया, उसके लिए तत्काल स्वीकृत कर दिए, निःशुल्क बीज लो। वो अपना मेमोरेंडम देंगे एनडीआरएफ में, जिसको चेयर करते हैं हमारे एचएम साहब। तो बाकी भी जो जरूरत है पंजाब की पूरी की जाएगी। और मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मान साहब पंजाब में लागू करो, ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो जाए। पंजाब ने लागू ही नहीं की। हम जो कर सकते हैं, देखिए गए नहीं, केवल कैमरा लेके नहीं गए, हमने आके फिर पंजाब में जिन लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है, घर टूट गए, परेशानी हुई है, खेतों में सिल्ट, मतलब केवल परेशानी नहीं, आपने उसका सोल्यूशन भी निकाला। उसके लिए काम कर रहे हैं। शिवराज जी, क्योंकि हम अंत की तरफ बढ़ चले हैं, कुछ ही सेकंड मेरे पास है, मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ। प्रियांक खड़गे ने खत लिखा है, क्योंकि आप आरएसएस को बहुत नजदीक से जानते हैं और संघ को आपने जिया है। वो ये कह रहे हैं कि संघ पर बैन लग जाना चाहिए, आप उनको क्या जवाब देंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि हम जैसे लाखों लाख लोगों को तैयार करने का काम संघ ने किया है। संघ के स्वयंसेवकों में वो केवल अपने लिए ना जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ईमानदार, चरित्रवान, कर्मठ, देशभक्त, केवल अपने लिए नहीं समाज के लिए काम करने वाले लाखों लाख कार्यकर्ताओं की टोलियां अगर तैयार की है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। और ऐसे महान संगठन के स्वयंसेवक होने पर हमें गर्व है। संघ के 100 साल पूरे हुए हैं, लेकिन संघ ने जो किया वो अद्भुत है। और आज आप देखिए जिन कामों में संघ लगाए, लाखों लाख पूर्णकालिक कार्यकर्ता, प्रचारक अपने कैरियर को छोड़ के जो काम दे दिया, कोई जंगलों में आदिवासी भाई बहनों के लिए काम कर रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट में जाकर काम कर रहा है, कोई शिक्षा के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई खेती के लिए, कोई खेती के लिए, कोई ग्रामीण विकास के लिए, समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने देश को बदलने के काम में, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में अगर लगे हैं तो संघ के स्वयंसेवक लगे हैं। संघ को प्रणाम, संघ के स्वयंसेवकों को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमसे बातचीत करने के लिए और चौपाल के मंच पर सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी रूपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। केवल रूपका जी नहीं, मेरी बहन रूबिका, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।